हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याकक्ष। भाई मेरा नाम है तुषार। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी का चैप्टर थर्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट। इस चैप्टर को भाई हम दूसरी बुक में भी पढ़ चुके हैं। उस दूसरी बुक में हमारा ये चैप्टर 4 था, ह्यूमन डेवलपमेंट ही, ठीक है। सेकंड वाली बुक में भी हमारा ये चैप्टर है। हमारी बुक का नाम है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर 3, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। ठीक है भाई, बिना किसी बकवास के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर कौन सा है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना, आपके चैप्टर में कुछ स्टोरी दे रखी है। स्टोरी मतलब कहानियाँ, एक दो कहानी बता रखी हैं। पहले हम उसको बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या बता रखा उन्होंने। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जो आपको भी अच्छे से दिख जाए। इसमें आपकी भाई एक सिंपल सी कहानी बता रखी है, पढ़ने की ज़रूरत मेरे को लगती नहीं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपकी बुक है आपके पास, मैं ऐसे ही आपको स्टोरी बता देता हूँ। इसमें लिखा गया हुआ है, एक 60 साल पहले रेखा का जन्म हुआ था एक छोटे से किसान के घर में। उत्तराखंड का एक छोटा सा किसान था, उसके पिताजी, जहाँ पर रेखा का जन्म हुआ था। वो जो रेखा थी वो अपनी माँ की घर के कामों में मदद करती थी। ठीक है, शी हेल्प्ड हर इन हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है, वाइल हर ब्रदर वेंट टू स्कूल, जबकि उसका जो भाई था वो स्कूल जाता था। शी डिड नॉट रिसीव एनी एजुकेशन, और रेखा को कोई भी शिक्षा प्रदान नहीं हुई है, उसने कोई भी शिक्षा नहीं ली है, कहीं तक भी वो अनपढ़ है पूरी तरह, उसने कोई पढ़ाई नहीं की है। शी वॉज डिपेंडेंट ऑन हर इन लॉज आफ्टर शी वॉज विडोव्ड इमीडिएटली आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो भाई उसने कोई पढ़ाई नहीं की है, अनपढ़ है, तो वो पूरी तरीके से, वो तो जो रेखा है वो पूरी तरीके से अपने जो ससुराल वाले हैं, उसके इन लॉज हैं, उन पर पूरी तरीके से वो डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि शादी होते ही कुछ ही समय के अंदर उसके पति की मौत हो गई थी, वो विधवा हो गई थी। ठीक है, तो भाई वो पूरी तरीके से अपने इन लॉज पर, सास ससुर पर डिपेंडेंट है। वो कुछ काम नहीं करती क्योंकि वो अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं पाई थी। ठीक है, शी कुड नॉट बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड फेस नेगलेक्ट, और जो रेखा है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है और उसको नेगलेक्ट फेस करना पड़ता है। जो उसका भाई है रेखा का, वो उसकी मदद करता है उसको माइग्रेट कराने के लिए दिल्ली में। ठीक है, जब पहली बार ठीक है, जब पहली बार जो रेखा है वो ट्रैवल करती है बस से, ट्रेन से, और जब वो एक्सपोज करती है लास्ट सिटी लाइक दिल्ली जैसी सिटी को, जब वो देखती है, आफ्टर अ वाइल द सेम सिटी विच अट्रैक्ट हर विद इट्स बिल्डिंग, जो सिटी ने उसको अट्रैक्ट किया उसकी बिल्डिंग से, रोड्स, एवेन्यूज एंड फैसिलिटीज, एमेनिटीज एंड बहुत सारी चीज़ों से वो अट्रैक्ट हुई थी उस शहर की। ठीक है भाई, ये हमारी स्टोरी थी इस चैप्टर में जो बता रखी है। मतलब वो पढ़ नहीं पाई थी, फिर उसके भाई ने उसको मदद की थी माइग्रेशन के लिए, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इसमें यह बता रखा है कि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है इस कहानी का। मैं मतलब जो मीनिंग है ना कहने का, यही है कि भाई किसी, अगर बंदा है ना पढ़ा लिखा है तो भाई कर सकता है कुछ भी। ठीक है, इसमें यह बता रखा है अगर वो पढ़ा हुआ है तो। अब आता है कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट या विकास होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई सिंपल सा लिखा हुआ है आपका, जो विकास होता है, डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम। जो विकास होता है वो आपका आज़ादी होती है। ठीक है, इसमें तो आपका ये दे रखा है, जिसका मतलब होता है विच ऑफ्टन एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? जहाँ पे मतलब मॉडर्नाइजेशन हो, जहाँ पे अच्छा आपको कंफर्ट मिले, उसी को तो आप आज़ादी विकास बोलोगे। तो मतलब इसमें ये बोला गया है विकास उसको बोला जाता है जहाँ पर आज़ादी हो। ठीक है भाई, ऐसी आज़ादी को तो विकास नहीं बोला जाता कि आप किसी को आते चलते को मार डालो, काट डालो। ठीक है, किसी को कुछ कहने लग जाओ, किसी को भी पीट दो, इसे तो विकास नहीं बोलते। ठीक है, विकास खाली डेवलपमेंट तो वही होता है ना जहाँ पे आपको कंफर्ट फील हो, आप मॉडर्नाइजेशन है जहाँ पर, वही विकास होता है। ठीक है, इन दी प्रेजेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, और भाई विकास किसे कहा जा सकता है बुक के हिसाब से हम बोले तो?
हाँ, जैसे हमारा इसमें आपको दे रखा है कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो, जहाँ पर कंप्यूटराइजेशन होगा मतलब जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा, हम उसको विकास का कह देंगे। जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, हम उसको विकास कह देंगे, डेवलपमेंट कह देंगे। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होगा, लार्ज एजुकेशन सिस्टम होगा, एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, उसको हम विकास बोल देंगे। ठीक है। सेफ्टी, जहाँ पर सेफ्टी होगी, जहाँ पर सिक्योरिटी होगी लोगों की, हम उसको विकास बोल देंगे। ठीक है। मतलब ये हमारे कुछ सिंबल्स बता रखे हैं डेवलपमेंट के। अब अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आपको कुछ ऑप्शन दे दिया, उसमें आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से सिंबल, डेवलपमेंट का सिंबल कौन सा है, तो आप इनमें से छाट कर तो बता सकते हो। पर मान लीजिए ऐसे ही आपका ये पूछा जाए कि डेवलपमेंट किसे बताते हैं, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम होगा वो विकास हो जाएगा। मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम खाली बॉयज़ के लिए है, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो विकास हो गया? नहीं हुआ ना, क्योंकि भाई विकास तो वही होता है जहाँ पर सबके पास इक्वल राइट्स हों। ठीक है। डेवलपमेंट उसी को बोला जाता है, सही मायने में तो भाई डेवलपमेंट उसे ही बोला जाता है ना। तो ठीक है, तो विकास जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होंगी उसको डेवलपमेंट बोला जाएगा। ये सिंबल्स हैं डेवलपमेंट के, ध्यान रखना। ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है। चलो भाई अब चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। फॉर इंडिया, भारत के लिए डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज नेगलेक्ट एंड डेप्रिवेशन। भाई भारत के लिए, इंडिया के लिए जो विकास है एक मिक्स्ड, पूरी तरह से घुला हुआ मिक्स्ड बैग है अपॉर्चुनिटीज़ का। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ होती है भारत के लिए, जो विकास है ना, एक मिक्स्ड बैग है अपॉर्चुनिटीज़ का, एज वेल एज नेगलेक्ट एंड डेप्रिवेशन। देयर आर अ फ्यू एरिया, को बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स, अदर डेवलप्ड एनक्लेव दैट हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटी। कुछ, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, डेवलप्ड एरियाज हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हर फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्मॉल सेक्शन हैं जो वहाँ पे पॉपुलेशन को सब फैसिलिटीज प्रोवाइड है। पर कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं अर्बन एरियाज़ के, ठीक है, या रूरल एरिया जब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती। ठीक है। वो स्लम्स एरिया बोला जाता है जो अर्बन एरियाज़ के, और बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती है ना, जैसे पोर्टेबल वाटर, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है। तो इसको तो हम विकास नहीं बोल सकते ना भाई खाली। ठीक है। अब आते हैं हम अगले पे। ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स क्वेश्चन है आपका ये भी, कि फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई थी और या कब की गई थी। ठीक है। तो भाई जो पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास की जो रिपोर्ट थी, वो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पेश की गई थी 1990 में। ठीक है। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है हमारा डेवलपमेंट, विकास, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है भाई? सिंपल सी बात है। हमने क्या पढ़ा था? विकास अभी हमने पढ़ा था कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट इज फ्रीडम। ठीक है। जो विकास है वो आज़ादी है। तो अब इसमें हम पूरी हमारी डेफिनेशन दे रखी है, ये आपको पढ़नी है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकती है आपकी, नहीं तो आपका अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आपको उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है। तो आपको डेफिनेशन भी ज़रूर याद होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइसेस। जो मानव विकास है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस है, जो मनुष्य की, लोगों की जो चॉइस होती है उनको बढ़ाती है, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करती है, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ होती है शिक्षा के लिए, हेल्थ केयर के लिए। मतलब जहाँ पर भी विकास होगा ना भाई, वहाँ पर जो लोगों की चॉइसेस होती हैं एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर हो गया, इनकम हो गया, एम्पावरमेंट होगा, उसको वो बढ़ेंगी, वहाँ पर विकास होगा। ठीक है। फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम अ साउंड फिजिकल इन्वायरमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है। अब कुछ ये आपके जो मैंने हाईलाइट कर रखे ग्रीन कलर से, ये देखना, जो डेवलपमेंट है हमारा, जो मतलब डेवलपमेंट है मतलब पीपल चॉइसेस में इन्वॉल्व आ होस्ट लेटर। बट अब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या कहा जाता है? लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीना विकास कहलाता है। ये हमारा इसमें पॉइंट दे रखा है। टू बी एजुकेटेड, शिक्षा, ठीक है, हमारा पढ़ना,
अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग पॉलिटिकल फ्रीडम। एक डिसेंट स्टैंडर्ड मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड रहने का, पॉलिटिकल फ्रीडम भी जिसमें इंक्लूड हो, वो विकास कहलाता है। गारंटीड ह्यूमन राइट मतलब जो लोगों के पास ह्यूमन राइट हो, अपने मानवाधिकार हो गारंटीड, ठीक है, वो विकास कहलाता है। लोगों की खुद की पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वो विकास कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं भैया हम अगले पे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। भाई 1 मार्क्स क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब पेश की, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993। 3 ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपका देख रहा है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज द मिनिमम कंडीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन कौन सी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है उसमें, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी 1993 की, उसमें 2 कंडीशंस पूछी हैं आपकी। कौन कौन सी कंडीशन थी? प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब मानव विकास के लिए ना 2 कंडीशन दी गई थी हमारी, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर लोकतंत्र हो, जहाँ पर एम्पावरमेंट बढ़े, ठीक है, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए, हमारा ये बताया गया है इसमें। अब आता है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है। भैया आपका चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, पर इसमें से है ना आपके गारंटीड 3 से 4 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है इस चैप्टर में से आपका, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे बता दूँ, वे आने ही आने हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया विद आ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.20 बिलियन इज रैंक्ड 130 अमंग 189 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विद द कंपोजिट HDI वैल्यू ऑफ 0.640, ठीक है। मतलब इसमें यह पूछा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, मानव के अंदर जो मानव विकास है वो कितना है, इंडिया के अंदर मानव विकास कितना है। जो इंडिया है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई, हम सब जानते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 1.20 बिलियन है, यानी कि 121 करोड़ मानी जाती है, ठीक है। और 189 कंट्रीज़ में से जो इंडिया का HDI वैल्यू है वो 130 है। 189 कंट्रीज़ में से है ना इंडिया 130वें नंबर पर आता है HDI वैल्यू के उस पर, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका MCQ में पूछा जा सकता है कि इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है, तो आप लिख सकते हैं 130, पर ध्यान रखना ये 2018 का दिखा रखा है आपको, 2018 का है। आपसे 2016 भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसके 1-2 पीछे की याद जरूर रखना, आपके जैसे 18, 17, 16, 15 तक आपको ये नेट पे चेक कर लेना आप, ठीक है। आपको याद रखना है 2016-17 में जो HDI वैल्यू थी ना इंडिया की, मैं बता देता हूँ, 131 थी, अब 130 हो चुके हैं 2018 में, तो एक कम हो चुकी है। अब 1 मार्क्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है ये भी, कि ऐसी वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो भाई हमारा ये दे रखा है आपका, नॉर्वे नंबर 1 पर रैंक करता है, जिसका HDI वैल्यू है आपका 0.953, ठीक है, 0.953 जिसका इंडेक्स वैल्यू है। तो आपको ये भाई पूरी टेबल है जो आपकी ये 3.1 आपको ये पढ़ लेना है, इसमें UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 का पूरा डाटा दे रखा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें से, है ना। तो भाई शुरू के 2 और लास्ट के 2 तो आपको ज़रूर पढ़ लेना है, और इंडिया का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, और किसी के ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं है, या आप खाली इंडिया और फर्स्ट नंबर का ध्यान रखना। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, नॉर्वे ही आता है आपका MCQ में, ज़्यादातर ये पूछा जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है आपका ये, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक फर्स्ट पर कौन सी कंट्री आती है वर्ल्ड में, आप लिख सकते हैं नॉर्वे, ठीक है। अब आता है हमारा अगला, थोड़ा आगे चलते हैं अब हम, लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब हाँ क्या है ये पॉइंट हमारा, हाँ, लो स्कोर्स टू इन HDI इज मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। अब आता है भाई, मतलब ये पूछा गया है इसमें कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्रीज लो स्कोर करती है उसका रीज़न क्या होता है, या उसके कारण क्या होते हैं। तो भाई 3 कारण हैं, ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल आसान है।
लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू द हिस्टोरिकल फैक्टर, ठीक है। जो हिस्टोरिकल फैक्टर के कारण भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो लो स्कोर करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। क्या कारण है हिस्टोरिकल फैक्टर जैसे? क्योंकि उन्होंने भाई कोलोनिज्म झेला है, मतलब ठीक है, कोलोनिज्म झेला है, इम्परलिज्म झेला है, नियो इम्परलिज्म झेला है, इसलिए वे लो स्कोर कर पा रही है। उनको दबा के लूटा गया है, उनको दबा के हनन किया गया है, वे इतने ज़्यादा डेवलप्ड अभी हुए नहीं हैं, डेवलपिंग है, इसलिए उनका लो स्कोर है, ठीक है। सोशियो कल्चर फैक्टर लाइक, अब आता है दूसरा पॉइंट हमारा सोशियो कल्चर फैक्टर, ठीक है। सोशियो कल्चर फैक्टर में हमारा आता है जैसे ह्यूमन राइट वोलेशन जहाँ पर होता है, इसलिए वे लो स्कोर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। वहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, सामाजिक भेदभाव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कैसे? लिंग, रंग, ठीक है, जाति, कास्ट, हर चीज़ के उस पर उनका भेदभाव किया जाता है। सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी जैसे, और वहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, आतंकवाद है, वहाँ पे युद्ध ज़्यादा होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं लाइक नेचर ऑफ द स्टेट, और जहाँ की सरकार है उसका नेचर ही ऐसा है। फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, किस तरह की गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक है, डिक्टेटरशिप है, ठीक है। डेमोक्रेसी होगी तो भाई सबको पता है, जो जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ये माना जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के लिए, ठीक है, टू पीपल बाय द पीपल, ठीक है। हम सबको पता है डिक्टेटरशिप में क्या होगा भाई, सरकार लोगों की सुनेगी नहीं, अपनी चलेगी, डिक्टेटर की तरह काम करेगी, तो ये भी चीज़ चेक की जाती हैं। लेवल ऑफ एम्पावरमेंट आर सम फैक्टर दैट आर वेरी क्रूरिकल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सॉरी कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब हमारा ये है आपका अदर हाँ, आपका जो हमारी बुक थी फर्स्ट है जियोग्राफी की, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो डिस्कस्ड अदर इंडिकेटर, ठीक है। फर्स्ट बुक हम सब ने पढ़ी है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। कुछ उसमें इंडिकेटर्स दे रखी है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के, जैसे इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एसिबिलिटी, हाइजीन एंड वेरियस वेलफेयर मेजर्स अंडरटेकन बाय द स्टेट, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका ये है कि इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर वैसे आ सकता है, अगर पढ़ने में भाई पढ़ना तो है, सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। रिच रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दोज रिसोर्सेज बाय ऑल particularly the poor, downtrodden and marginalized is the key to productivity। छोड़ो इसको भी। वेल बींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोस नेशनल इंडिकेटर कौन से हैं इकोनॉमिक अटेनमेंट के? इकोनॉमिक अटेनमेंट के इंडिकेटर मतलब एक ऐसे बहुत सारे जो रिच रिसोर्सेज होते हैं, बेस एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल। इकोनॉमिक अटेनमेंट कब होगी? जो रिसोर्सेज होंगे उन पर सभी का अधिकार होगा, सभी उनको उन पर हक जमा पाएंगे रिसोर्सेज पर सभी के द्वारा, चाहे वो गरीब हो, ठीक है, डाउन ट्रोडन हो या मार्जिनलाइज, ठीक है, होना चाहिए। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP, इट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन मेजर्स, ठीक है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेस रिसोर्स बेस पर चलना चाहिए एनवायरमेंट एनी कंट्री, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, छोड़ो इसको भी। इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड द वेल बींग ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द एक्सेस टू असेस ओवर द ईयर्स एज पर कैपिटा इनकम एंड कंजप्शन। नहीं, बस इसको आपको पता है क्या, 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इंडिकेटर क्या है इकोनॉमिक अटेनमेंट के? रिच रिसोर्सेज, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका जैसे ये दे रखा है द परसेंटेज ऑफ पर्सनस बिलो द पॉवर्टी लाइन इन, आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पर सभी को पता होगा आपको कि जो परसेंटेज है इंडिया के अंदर
पर्सनस बिलो, जो पॉवर्टी लाइन, बिलो दी पॉवर्टी लाइन आते हैं 2011-12 के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड, वो था 25.7% है रूरल एरियाज़ के अंदर, 13.7% है अर्बन एरियाज़ के अंदर। एंड पूरे हमारी होल कंट्री के अंदर 21% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन आती है, ठीक है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे आती है, ठीक है, जो बिल्कुल तरीके से गरीब है। हाँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ अ कंट्री डज नॉट फुल्ली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ कंट्री। भाई देखो, इसमें सिंपल ही लिखा हुआ है कि जो जीडीपी होता है किसी भी कंट्री का, वो पूरी तरीके से जो क्वालिटी, मतलब लाइफ की जो क्वालिटी होती है किसी भी देश की, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। मान लेते हैं किसी भी कंट्री का जीडीपी ज़्यादा है, पर वहाँ के लोगों की, ये तो हम नहीं मान सकते ना कि वहाँ के सभी लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी, वहाँ पे भिखारी नहीं होंगे, वहाँ पे गरीब लोग नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, गरीबी तो हर जगह होती है। देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक एंड एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे हाउसिंग हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ ऑल्सो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करते हैं, ठीक है। जॉबलेस, वहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ, रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनियंत्रित बेरोजगारी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर भाई गरीबी के ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, रीज़न है क्या? जॉबलेस ग्रोथ, भाई नौकरी है नहीं, ग्रोथ, लोग नौकरी के लिए तलाश में बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, नौकरी हर साल कम होती जा रही है, ठीक है, पर जो नौकरी करने वाले हैं वे बढ़ते जा रहे हैं, जॉब है नहीं, जॉबलेस ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। अनियंत्रित बेरोजगारी, रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये दो हमारे रीज़न दे रखे हैं। अब आपका ये जो है ना, ये टेबल है आपकी 3.2 पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, ये आपका इम्पोर्टेंट है आपकी ये टेबल भाई, आपकी हर टेबल इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ के कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं? तो भाई हेल्दी लाइफ के इंडिकेटर हम पढ़ लेते हैं। भाई सबसे जो पहला इंडिकेटर होता है हेल्दी लाइफ का, जो जिंदगी, जो लाइफ होती है वो फ्री होती है इलनेस एंड अलाइनमेंट से ऑफ अ लिविंग रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड इंडक्टिव ऑफ अ हेल्दी लाइफ, मतलब जो जिंदगी इलनेस से फ्री हो उसको हेल्दी लाइफ बोला जाता है। अवेलेबिलिटी, जहाँ पर अवेलेबिलिटी हो, प्री और पोस्ट नेटल हेल्थ केयर हो, जहाँ पर मतलब प्री और पोस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हो इन ऑर्डर, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी और पोस्ट डिलीवरी डेथ रेट होता है वो कम हो वहाँ पर, ठीक, मदर्स का या चाइल्ड्स का, ठीक है। ओल्ड एज हेल्थ केयर हो, इन न्यूट्रिशन हो, जैसे इसमें आपको कैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छे अवेलेबल होंगी, अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी तो भाई जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं या जन्म लेने के 1 साल के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है, उनको उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। जहाँ पर कम होगा वहाँ पर एक हेल्दी लाइफ के इंडिकेशन होंगे, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे ही, ठीक है भाई। हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ये किस लिए चलाया गया था भाई, हम सबको पता है। जो गवर्नमेंट है ना हमारी, जो वो चाहती थी कि जो डस्ट है, पोल्यूशन है, उसको कम किया जाए, कैसे ना कैसे भारत को स्वच्छ किया जाए, इसलिए चलाया गया था। इसका सबसे जो मेन मोटिव था ना, मतलब जो लोग खुले में सोच करते हैं ना, खुले में सोच करना बंद कराना था, सबके लिए टॉयलेट अरेंज कराने, चाहे वो पब्लिक हो या घर घर से तक शौचालय पहुंचाना हो, इसमें हमारा वो आ जाता है, ठीक है। द रिलीज ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड अर्बन स्वेरेजेस एंड ओपन डाइफेक्शन, मतलब खुले में सोच करना, क्राफ्टेड मैनी, बहुत सारे मैनी हेल्थ को लेकर खतरे पैदा कर देता था, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड मैनी स्टेप्स एड्रेस द प्रॉब्लम एंड स्वच्छ भारत मिशन वन ऑफ दीज, तो भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, तो स्वच्छ भारत मिशन है उनमें से हमारा एक आता है। अगर अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, जो एक
अच्छा सोच होती है ना, वो एक अच्छी बॉडी, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी, और एक हेल्दी बॉडी के लिए क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए पर्टिकुलरली। उसमें हमारा क्लीन इन्वायरमेंट, हमारी क्लीन एयर आएगी, वाटर आएगी, नॉइस फ्री एम्बियंस आएगा, हाइजीन, हमारे जो आसपास की सराउंडिंग वो हाइजीन, अच्छी तरह हाइजीन होनी चाहिए, एंड प्री रिक्वेस्टीज जो म्यूनसिपल वेस्ट, इसमें हमारा आता है म्यूनसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड पोल्यूटेंट जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्ट एसेट्रा आर मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन अर्बन इंडिया। मतलब जो म्यूनसिपल वेस्ट होता है, कैसा म्यूनसिपल वेस्ट, जो नालियों से निकाला गया है, घरों का वेस्ट होता है, वो म्यूनसिपल वेस्ट कहलाया जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल हॉस्पिटलों का वेस्ट होता है, वो म्यूनसिपल वेस्ट कहलाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस मतलब जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ गंदा कूड़ा होता है, वो भी पोल्यूशन जनरेट, जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो पोल्यूटेंट जनरेट हो जाते हैं, वो मेन मेजर सोर्स है पोल्यूशन के अर्बन एरिया में। खुले में शौच करना, जो लोग गाँव के लोग खुले में शौच करते हैं, जो शहर की झुग्गियाँ होती है, वो मेजर सोर्स है पोल्यूशन का। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया, स्वच्छ भारत मिशन एम्स टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जिसका एम था पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स में। ठीक है। जियोग्राफी में भाई कई बार पूछ लिया जाता है। मेकिंग इंडिया ओपन डिफेक्शन। ठीक है। इसमें हमारे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे कि भारत को शौच, खुले में शौच करने से मुक्त करना है, 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, घर में हाउस होल्ड लैट्रिन्स बनानी है, कम्युनिटी टॉयलेट बनाने हैं, सीट्स एंड पब्लिक टॉयलेट बनाने हैं, मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन फ्यूल एंड फ्यूल एलपीजी। ठीक है। एक ऐसा कानून बनाना है जहाँ पर एक जो क्लीन एनर्जी होती है, फ्यूल है एलपीजी, उसको घर घर तक पहुँचाया जाए। ठीक है। जिससे पोल्यूशन कम हो, लोग लकड़ी का इस्तेमाल कम करें, गैस जलाएं, जिससे पोल्यूशन कम होगा। पोर्टेबल वाटर घर घर तक पहुँचाया जाएगा, जिससे पानी से फैलने वाली बीमारियाँ कम कम फैलेंगी। ठीक है। प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्स, और प्रमोट करेंगे जो नॉन कन्वेंशन एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे विंड एंड सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे। ठीक है भाई। आपका ये इंडिया लिटरेसी रेट्स दे रखा है, आपकी टेबल पूरी इंपॉर्टेंट है, पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी 2 चीज़ें हैं कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर किस स्टेट में पाया जाता है। तो भाई उसका आपका सिंपल सा आंसर है केरला। अगर आप ये ध्यान भी रख लेना कि मेल का 93.91 है और फीमेल का 91.98 है। केरला के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पाया जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और सबसे लो कहाँ पाया जाता है, तो सबसे लो लिटरेसी रेट भाई हमारा बिहार के अंदर पाया जाता है। ठीक है। बिहार के अंदर पाया जाता है। हाईएस्ट लिटरेसी एंड लोवेस्ट, हाईएस्ट हमारा केरला हो गया, लोवेस्ट हमारा बिहार हो गया। ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। India has done reasonably well in some of health indicator like decline in death rate from 25.1% in 1951 to 6.5% per thousand, sorry percent नहीं per thousand in 2015, and infant mortality from 148 per thousand to 37 during the same period। ठीक है भाई। भारत के अंदर रीजनेबली कुछ हेल्थ इंडिकेटर हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। जैसे कौन कौन से हेल्थ इंडिकेटर डिक्लाइन हुए हैं। डेथ रेट, जो डेथ रेट था, मृत्यु दर था भारत के अंदर भाई पहले, वो 25.1% पर ठीक है 25.1 पर थाउजेंड था 1951 में, जो 6 पर थाउजेंड हो चुका है 2015 तक, 2015 तक, जो 6.5% हो चुका था मृत्यु दर। ठीक है भाई। बहुत कम हो गया है यार ये तो, 25 से सीधा 6.5 पे। जो इन्फेंट मोर्टिलिटी थी, जो मतलब बच्चों की मौत होती थी, पैदा होती है 1 साल के अंदर, ठीक है, वो 148 मतलब 1000 में से 148 जो बच्चे मरते थे, ठीक है, हर साल, वो अब 37 पे पहुंच गया है 2015 तक। ठीक है।
2015 तक वो 37 पे आ गया है, ठीक है। मतलब जहाँ पर 1000 बच्चे पैदा उसमें इसको 48 बच्चे मर जाते थे, ठीक है। तो अब भाई वो 37 पर आ गया है, तो कुछ पॉइंट ही रह गया है हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अब आता है इट ऑल्सो सक्सेस इन इंक्रीजिंग, और जो भारत है, इंडिया को भाई सक्सेस भी मिली है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, मतलब जीवन जीने की जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी ना कि बंदे इतने जन्म पैदा होने के बाद इतने ही जीते थे, वो भी इंडिया के अंदर बढ़ी है। कैसे? पहले लोग है ना पैदा होने के बाद कुल 37.1 ईयर्स तक ही जीते थे, ठीक है। पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बढ़ने से लोग है ना 66.9 साल जीने लगे हैं। 66.9 ईयर्स हुई है मेल्स के लिए, 36.2 हुई है 36.2, ठीक है। 36 साल से 70 साल हुई है महिलाओं के लिए, ठीक है। मतलब जो लोग पुरुष जो पहले 37 की उम्र में मर जाते थे, वो अब 66 तक 67 तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, अब जीवन जी सकते हैं। और जो पहले जो फीमेल्स थी, जो बीमारी के कारण या किसी भी कारण 36 की एज में मर जाती थी, डेथ हो जाती थी जिसकी, वो अब 70 ईयर से भी ज़्यादा फीमेल्स जी सकती हैं। 1951 से 2015 के बीच का हमारा डाटा है, ठीक है भाई। ब्रिंगिंग डाउन बर्थ रेट फ्रॉम, ठीक है। और जो हमारा बर्थ रेट था, ठीक है, मतलब जहाँ इंडिया के अंदर ना भाई जो बर्थ रेट था वो पहले 40.8 था, जो अब आ गया है 20.8 ड्यूरिंग दी सेम ईयर। 1991 में जन्म दर हमारा 40.8% था, जो अब 20.8% पे आ चुका है 2015 तक। बट ये आज भी जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इंडिया से भी ज़्यादा, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा है भाई, ठीक है। कि इंडिया की पॉपुलेशन भाई 120 करोड़ है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में से आता है इंडिया। चाइना नंबर 1 पर है, पर चाइना ने भाई अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल अब थोड़ा कर लिया है, ठीक है। अगर अब सेंसस होता, अब दोबारा सेंसस होगा, तो ये हो सकता है कि इंडिया चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दे। इस बार नहीं छोड़ेगा तो भाई अगली बार तो चाइना को छोड़ ही देगा इंडिया, ठीक है। क्योंकि अभी भी इंडिया में चल ही रहा है, हम 2 हमारे 4, ठीक है। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो। तो भाई आप सबको पता होगा कि भारत के अंदर जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो कम होने लगा था, डिक्लाइन होने लगा था, ठीक है। कब और किन स्टेट्स में? ये आपका 2011 के सेंसस में शो हुआ था, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा ये कम हुए थे ना फीमेल का सेक्स रेशियो, वो कौन सी स्टेट में हुआ था आपको पता है? ये आपकी का 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि फीमेल सेक्स रेशियो सबसे पहले किन स्टेट में आपका बेटी बचाओ, आपको वो सुना था ना, आपका चला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका वो स्लोगन चला था, वो कहाँ से आया था? हरियाणा से चला था भाई, वो बेटी बचाओ। क्योंकि वहाँ पर जो फीमेल चिल्ड्रन थी ना वो बहुत कम थी, ठीक है। 1000 अगर मेल बच्चे हुए ना तो 850 फीमेल्स चिल्ड्रन थी वहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा भाई लो हो जाता, तो इसलिए फिर इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल का स्लोगन आया था, आंदोलन चला था, ठीक है, स्लोगन आया था। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फीमेल सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंदर कम है, तो हरियाणा लिख सकते हैं। कहाँ से आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला था या स्लोगन आया था, तो हरियाणा आप लिख सकते हैं। इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट के कौन कौन से हमारे इंडिकेटर हैं? तो भाई सोशल एम्पावरमेंट के हमारे इंडिकेटर हैं, डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम। हमने भाई ये लाइन कई बार पढ़ ली, डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम, विकास ही आज़ादी है। फ्रीडम कैसी आज़ादी, ठीक है, क्या डेवलपमेंट कैसी आज़ादी? फ्रीडम फ्रॉम हंगर, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूड, बॉन्डेज, इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन इज द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब विकास आज़ादी है, किस चीज़ से आज़ादी है? विकास भाई
फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, बॉन्डेज से आज़ादी, इग्नोरेंस से आज़ादी, मतलब हमें कुछ समझा नहीं जाता उस चीज़ से आज़ादी। जो असाक्षरता थी, अब उस मतलब कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आप छोटी जात को आपको नहीं पढ़ना दिया जाएगा, आपको उससे आज़ादी मिल चुकी है। और जो कुछ लोग आप पे वर्चस्व दिखाते थे, आपको डोमिनेट करते थे, आपको उस चीज़ से आज़ादी मिल चुकी है। सोशल एम्पावरमेंट के हमारे इंडिकेटर्स हैं, ध्यान रखना। एक्सेस टू नॉलेज, access to knowledge about the society and environment are fundamental to freedom। access to knowledge, ठीक है, अबाउट द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, नॉलेज लेना हमारी सोसाइटी के, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, आर फंडामेंटल टू फ्रीडम। लिटरेसी इज द बिगनिंग टू एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। जो साक्षरता है ना भाई, वो एक शुरुआत होती है एक ऐसे वर्ल्ड को एक्सेस करना, चलाना, जहाँ पर नॉलेज होगी और आज़ादी होगी। वो लिटरेसी के उससे ही हो सकता है, इसमें यह बताया गया है। इसमें क्या है आपका, एक बार पढ़ लेते हैं भाई। ओवरऑल लिटरेसी इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली, तो भाई भारत के अंदर टोटल जो लिटरेसी है ना अप्रोक्सीमेटली 74.04% है 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग भारत के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 74.04% है 2011, और जो फीमेल्स का लिटरेसी रेट है वो 65.46% है, ठीक है। देयर इज़ अ स्टेट लाइक बिहार विच हैज़ वेरी लो लिटरेसी, ठीक है भाई, हम सब जानते हैं बिहार के अंदर लो लिटरेसी रेट पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारी स्टेट है केरला, उसके अंदर हाई लिटरेसी रेट पाया जाता है। केरला के बाद हमारा लिटरेसी रेट पर आता है मिज़ोरम, ठीक है। अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। भारत के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट HDI है भारत के अंदर, वो कैसा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। India has been placed among the countries showing medium human development। इंडिया है हैज़ बिन प्लेस्ड अमंग, एक ऐसी कंट्रीज में से आता है जो जिस मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शो करता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 188 कंट्रीज। हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया भाई इसमें कि इंडिया की क्या रैंक है 188 कंट्रीज में से पूरे वर्ल्ड में। सॉरी 188 दे रखा है इसमें, ये गलत दे रखा है आपका, आप इसको काट के 189 कर लेना, ठीक है। 189 कंट्रीज में थे। इंडिया की जो रैंक आती है ना भाई ह्यूमन डेवलपमेंट में, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसकी हमारी इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक आती है पूरे वर्ल्ड में 130वें नंबर पर 130, ठीक है। और केरला विद द कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू इज प्लेस टॉप रैंक। और जो केरला है इंडिया के अंदर, केरला नंबर 1 पर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्टेट के मामले में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी स्टेट में पाया जाता है, तो लिटरेसी पर भी केरला आता है, और HDI के मामले में भी हमारा केरला ही आता है। क्योंकि भाई HDI जब ही होगा जब वहाँ पर हर चीज़ अच्छी तरह होंगी, ठीक है। तो भाई जब जैसे आपकी टेबल दे रखी है 3.4 इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो भाई आपके लिए टेबल इंपॉर्टेंट, आप पूरा नहीं पढ़ो तो, पर आप एक चीज़ ध्यान ज़रूर रखना, आपको इसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है। नंबर 1 पे रैंक किसकी आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो वो आता है आपका केरला। और आखिरी में कौन सा आता है, लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया के अंदर कौन सा है, तो कौन सी स्टेट है जिसका सबसे कम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो आप ध्यान रखना इसमें बिहार बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें आपका आएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ 23वें नंबर पर आता है, ठीक है। उस छत्तीसगढ़ से थोड़ा पहले आता है आपका उड़ीसा, ठीक है। नंबर 1 पर हमारा दिल्ली भी नहीं आता है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के, उस पर केरला आता है, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए भाई इसको मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है भाई हमारा पॉपुलेशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये हमारा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इसमें मैंने कुछ 4-5 पॉइंट बता रखे, आप ये ध्यान रखना, आपको
इसमें से है ना भाई आपका ज़्यादा 1 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन ही आएंगे इस चैप्टर में से आपके, ठीक है। ज़्यादा वो सरदर्दी पालने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया खाली आपको वही पढ़ना है। स्कॉलर लाइक सर रॉबर्ट मैल्थस was the first one to voice his concern about growing scarcity of resources as compared to the human population। तो भाई ध्यान रखना कि ऐसा पहला कौन था जिसने अपनी आवाज़ उठाई थी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए, और जो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है उनको कम होता हुआ देखते हुए किसने अपनी पहली आवाज़ उठाई थी? वो सर रॉबर्ट माल्थस, वो पहला इंसान था या स्कॉलर था जिसने अपनी आवाज़ उठाई थी किस चीज़ के लिए? जो बढ़ती ग्रोइंग स्कैरसिटी है रिसोर्स की, बढ़ती हुई जो मांग है रिसोर्सेज की ह्यूमन पॉपुलेशन के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, रिसोर्सेज कम थे और डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही थी, तो इसलिए इसने कहा था कि पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट, सॉरी वेट अ मिनट, ठीक है। तो भाई हम सबको पता है जो रिसोर्सेज है ना भाई वो हर जगह, ये तो है नहीं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं इंडिया के अंदर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सॉरी इंडिया के अंदर क्यों बोल रहा हूँ मैं, इंडिया तो खुद एक कंट्री है यार, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई पूरे वर्ल्ड में ना सभी के पास इक्वल रिसोर्सेज तो है नहीं, किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा में है, किसी के पास कम है, तो पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो रिच कंट्रीज के जो लोग हैं वो हैव एक्सेस लार्ज रिसोर्सेज को भर भर के इस्तेमाल करते हैं। जो गरीब हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब कंट्रीज़ के जो गरीब कंट्रीज़ है ना उनके जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, और जो छोटे हैं उनके भी रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। अब आते हैं, आपका ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, इनमें से आपका एक ना एक पक्का आता है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा कौन सा आता है, ठीक है। इसमें से आपका एजेंडा 21 की रिपोर्ट कब आई थी वो आपका पूछा जाता है, या 1993, या कहाँ पर एजेंडा 21 की रिपोर्ट कहाँ पर वो कराई गई थी, रियो कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? एजेंडा 21, हम उसको ये भी बता सकते, ठीक है। तो क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? लिमिट टू ग्रोथ। क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट कब आई थी? 1972 में आई थी। स्कॉच माचर्स बुक, स्कॉच माचर्स की बुक है एक, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, छोटा ही स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, 1974 में आया था, ठीक है। ब्रूथलैंड कमीशन रिपोर्ट, जो ब्रूथलैंड कमीशन रिपोर्ट है वो कौन सी थी? आवर कॉमन फ्यूचर, एक ब्रूथलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। और जो फाइनली इन दी एजेंडा 21, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये एजेंडा 21, रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस, एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, द रियो कॉन्फ्रेंस 1993, ठीक है। अब भाई इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं स्टार्ट। भाई इस चैप्टर में है ना ज़्यादा मैं बता देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ, ज़्यादा आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भाई अब एग्ज़ाम में एमसीक्यू पैटर्न चेंज हो चुका है, एमसीक्यू की वेटेज 20 नंबर की की जा चुकी है। पर आपका जियोग्राफी का जो एग्ज़ाम था वो 70 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपके एमसीक्यू 18 मार्क्स के आएंगे। तो भाई एमसीक्यू हैं जो आपके इसमें मैं बता रखे हैं कि कौन कौन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पहला आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2016। ध्यान से पढ़ना, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया क्या रैंक करता है, तो हमने पढ़ा था 130, तो इसमें कहीं नहीं दे रखा, देखो मैं झूठ थोड़े बोल रहा हूँ, देखो कहाँ दे रखा है, 130 नहीं दे रखा ना। पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, दे क्या रखा उसमें ये दे रखा है कि इंडिया कौन से नंबर पर रैंक करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के 2016 के अकॉर्डिंग, 2016 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग। तो इंडिया है ना 2016 के अकॉर्डिंग 131वें नंबर पर आता है भाई, 131,
ठीक है, 131 131 डी आएगा इसका आंसर हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये सेकंड वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जो हाईएस्ट रैंक करती है HDI के उसमें, तो हमारा केरला इसका आएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि लोएस्ट फीमेल लिटरेसी कौन सी स्टेट के अंदर पाई जाती है, तो आपका हमारा बिहार आएगा इसमें। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया के अंदर जिसके अंदर फीमेल सेक्स रेशियो लो पाया जाता है, तो 0 से 6 की उम्र के बीच में, तो हम हरियाणा बोलेंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर, यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की जिनका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो भाई ध्यान रखना, इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है जिसका क्या बोलते हैं उसको, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यूनियन टेरिटरी में, तो आता है वो हमारा लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूटी है हमारा, तो इसमें हमारा लक्षद्वीप आता है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट पाया जाता है यूटी के मामले में। तो और इसमें भाई मैंने जो लॉन्ग थे मैंने यहाँ पे काट दिए क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, बकवास था कोरा का कोरा। इसमें खाली आपके जो ये शॉर्ट है ना भाई 30 वर्ड्स वाले, ठीक है, ये आप ये तीनों क्वेश्चन देख लेना। इसमें आपसे क्या पूछा गया, डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन कीजिए, तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी वो आपको डायरेक्ट लिखनी है सेम टू सेम, या अपनी तरफ से बना के लिखो, कैसे भी लिखो, डेफिनेशन लिखनी है बस, पेन चलना चाहिए और सही होनी चाहिए, नंबर टीचर भाग के देगा। गिव 2 रीजन फॉर लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, 2 रीज़न देने हैं जो लो लेवल है ह्यूमन डेवलपमेंट का इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थन स्टेट्स है जो इंडिया की, उनमें लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें आप बता सकते हैं लिटरेसी रेट कम है। क्यों कम है वो भी आपको बताया था मैंने, आप उसका भी बता सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट कम होने के 2 रीज़न होते हैं, या तो वहाँ के लोग अशिक्षित हैं, ठीक है, वहाँ का लिटरेसी रेट कम है, ठीक है, वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ उनमें थोड़ी कमी होगी कुछ ना, ठीक है, तो हर चीज़ को देखा जाएगा, वहाँ पे गंदगी होगी, हर चीज़ चेक की जाएगी वहाँ पर। ठीक है, गिव 2 रीज़न फॉर डिक्लाइंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। 2 रीज़न देने हैं जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो इंडिया के अंदर जो डिक्लाइन हो रहा है उसके। 2 रेशियो हैं भाई, सिंपल से हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, क्योंकि है ना कई इंडिया के अंदर है ना भाई अभी भी ऐसा माना जाता है कि लड़की पैदा होना एक पाप माना जाता है। वैसे लड़की को भाई पूछते हैं, पर है ना कुछ स्टेज में पहले ऐसा माना जाता था कि लड़की को ना सर का बोझ माना जाता था। ठीक है, तो लोग ये सोच पैदा होती है ना भाई उसका गला घोट देते हैं करके। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न हम ये लिख सकते हैं। दूसरा रीज़न क्या है, ठीक है, जो कुछ भाई पहले ही है ना पैदा होने से पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन के कारण उनको बच्चों का है ना फीमेल चाइल्ड का अबॉर्शन करा दिया जाता था। जो उसकी मदर होती थी उसको अबॉर्शन करा दिया जाता था, पहले उसको मरवा दिया जाता था। इसलिए भाई जो सेक्स रेशियो है वो कम होता जा रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक बेशक मत करना, पर अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो भाई नोट्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास 12th की जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो भाई मैंने हर चैप्टर की वीडियो बना रखी है,
आप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो मैं ना जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक हमने कंप्लीट कर रखी है, मैं उसके पूरे का पूरा हर चैप्टर की वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद।